स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके। तो हमने यहां तक खत्म कर लिया था, इसके आगे हम शुरू करते हैं। लेखिका उस स्थान से रास्ता रास्ता में धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे और बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। जो हम सिक्किम का जो नेपाली क्षेत्र था, नेपाली द्वाबा का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को हम छोड़ रहे थे। अर्थात छोटे छोटे युवतियां थी, पीठ पर भारी भरकम कार्टून होते, छोटे छोटे नेपाली बहादुर बौने थे, वो भी बौने मतलब छोटे छोटे कद वाले लोग, वो ऊपर ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते जा रहे थे और पहाड़ चढ़ते चढ़ते जिससे घाटियों में चढ़ते थे, तो वो घर कैसे दिखते थे? जैसे ताश के घर बनते हैं, ताश के घरौंदे बनते हैं, पेड़ पौधों के बीच में वो ताश के घरों के जैसे उनके मकान दिखाई पड़ रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। जो बहुत दूर से हमको हिमालय बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, अपने आकार की अपेक्षा बहुत ही नगण्य दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम हिमालय के पास पहुंच रहे थे, हिमालय अपने छोटे स्वरूप में नहीं बल्कि वैभवशाली विराट रूप में हमारे सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। केवल हिमालय नाम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं हैं। कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों, जो तीर्थाटन करते हैं, घूमते रहते हैं, उनका, तमाम सारे यात्रियों का, और जो अलग अलग ऐतिहासिक चीजों को देखना चाहते हैं, उन लोगों का काम में है हिमालय। अर्थात उनकी इच्छा है कि वो एक बार वहां तक पहुंचे, एक बार हिमालय को देखें। पल पल परिवर्तित हिमालय। और हिमालय ऐसा नहीं है कि जैसा हम हिमालय को किताबों में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, तो वैसा ही है, नहीं। एक बार उसकी पिक्चर ले ली गई, फोटो खींच ली गई, वही किताबों में बार बार प्रिंट होती रहती है, लेकिन पल पल परिवर्तित हिमालय है। वो हर क्षण परिवर्तित होता है, क्योंकि बर्फ कभी पिघलती है, कभी जमती है, कभी ज्यादा पिघलती है, कभी ज्यादा जमती है। तो एक स्वीप साइज का हिमालय कभी नहीं रहता। और देखते देखते वीरान सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। यहां बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा का मतलब क्या है? जितना हम हिमालय के पास पहुंच रहे थे, उसका हमको वास्तविक स्वरूप उतना ही ज्यादा दिखाई पड़ता था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जो बादल थे इतने ऊंचे थे, लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे थे कि बादल और घटाएं सब घाटियों में नीचे आने लगे। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग रंग के फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जो फूल थे वहां के, वो चीजें सब मुस्कुराने लगे। सारे वादियां और खुश होने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के पुल, पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। उन जगहों पर चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम किसी हरियाली भरे वन में घुस रहे हैं और उस वन वाली गुफा से निकल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। जो लोग हमारी गाड़ी में बैठे थे, जो लोग हमारे साथ चल रहे थे, सभी सैलानी मतलब घूमने वाले लोग, जो पर्यटक होते हैं, उनको बोला सैलानी। उनकी उस सुंदरता को देख करके सभी सैलानियों के मन में यह आया, एक भाव आया, और उस भाव को जो प्रगटीकरण हुआ, वह प्रगटीकरण किस रूप में हुआ? इस सुंदर से गीत के रूप में। ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी गाना गाने लगे, गुनगुनाने लगे और अपने सफर का आनंद लेने लगे। पर मैं मौन थी।
लेकिन सब लोग उस गीत का आनंद ले रहे थे, लेकिन लेखिका के मन में तो कुछ और चल रहा था। उसका मन स्थिर नहीं था, मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत। यहां लेखिका ने खुद के मन को ऋषि की तरह शांत कहा कि मैं जैसे ऋषि शांत होते हैं, जो तपस्या करते हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, उसी प्रकार मैं शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वत शिखरों की ओर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। हमारा एक उद्देश्य होता है, हम किसी ऐसे पर्वतीय स्थल पर, किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो उन दृश्यों को अपने हृदय में समेट कर रखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो खींच लें और फोटो के घर में बैठ करके फिर आराम से देखेंगे। जो आनंद प्रत्यक्ष देखने पर है, वो आनंद क्या घर में फोटो देखने का है? नहीं, शायद नहीं। फिर भी हमारी एक मंशा है कि हम उन दृश्यों को अपनी आंखों में सहेजते नहीं हैं। अपनी आंखों से देख करके उन दृश्यों को अपने हृदय में नहीं सहेजते, कैमरों में सहेजते हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। लेखिका को लग रहा था कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भरने की इच्छा थी। वो ये कर रही थी, उन सारे दृश्यों को वो अपने हृदय में समेट रही थी और उनके अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। कुछ उनको अनुभव हो रहा था, जैसे कोई चीज दूसरी जगह पर स्थिर होती है, रहती है, तो कुछ उसको अपना जगह लेगी। उसी प्रकार जो आनंद का भाव था वो लेखिका हृदय पर जगह ले रहा था और लेखक के अंदर कुछ परिवर्तित सा महसूस हो रहा था। जीप की खिड़की से अपना सर, मुंडकी मतलब सर निकाल करके कभी कभी वह आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार के समान बहते हुए झरनों के जल को देखती, उन प्रपातों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। यानी वो जितने दृश्य वहां पर उनको दिखाई पड़ रहे थे, उन सारे दृश्यों को वो अपने देख देख करके अपने आंखों के रास्ते अपने हृदय में समाहित कर लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ये तिस्ता नदी थी, चली आ रही थी। जब हमने सिलीगुड़ी छोड़ा तो वहीं से हमारे साथ तिस्ता नदी थी, साथ साथ चली आ रही थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब चरम, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जो इसका सौंदर्य था तिस्ता नदी का, सबसे ज्यादा सुंदर हमको यहीं पर लगी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। जब बहुत ज्यादा प्रसन्नता हमारे अंदर होती है तो हम अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र पाते हैं। क्या कर जाएं, क्या कर लें, क्या कुछ अपने अंदर समेट लें, चिड़िया के पंखों की तरह अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। मैं उस विशाल पर्वत को देखकर, हिमालय पर्वत को देख करके मेरे मन में एक पंक्ति आई, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये कविता की पंक्तियां हैं। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, ऐसा कह करके मैंने हिमालय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, उनको सलामी देनी चाहिए, प्रणाम करना चाहा। तभी जीप अचानक रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेर उगलता झरना। अचानक जीप रुकी उस झरने के पास में और सब लोग रुक गए। क्या देखा? बहुत ऊंचाई पर, बहुत वेग के साथ, बहुत तीव्रता के साथ एक झरना झर रहा था, झरना से पानी गिर रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी उन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। जैसा मैंने कहा, हमारी एक इच्छा होती है जो भी दृश्य हो
उनको अपने कैमरे में कैद कर लें। घर में आनंद के साथ फुर्सत के पलों में दोबारा से उन दृश्यों को जीवंत करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में उस दृश्य को हम अपने हृदय में समाहित करके फिर उनको याद नहीं कर सकते थे? नहीं, ये हमारी कल्पनाएं हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच की पराकाष्ठा है। लेकिन लेखिका का मन दूसरा था और अन्य सैलानियों का हृदय कुछ दूसरा था। उनके फ्लैश चमकने लगे, अर्थात कैमरे शुरू हो गए। सभी सैलानी उन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए, अर्थात व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी थी मैं, नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर के बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी थी। कोई बच्चा बता सकता है ये लेखिका ने अपने लिए इस विशेषण का प्रयोग क्यों किया? एनीवन? ये विशेषण है ना राजकुमारी के लिए। शिवांशु? यस सर। ये कुछ समझ में आ रहा है ये? नो सर। अच्छा, और कोई बच्चा जिसको समझ में आ रहा हो? आयुषी? यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या है? नो ये सर। लेखिका ने अपने लिए ये क्यों कहा आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी थी? नो सर। सर शायद इसलिए क्योंकि वो दो बार गई थी कंचनजंगा देखने और दोनों बार वो देख नहीं पाई थी। ओके, चलिए। कभी कहानियों में आपने सुना है कि किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने, साधु सन्यासी ने किसी को सांप दे दिया हो? सांप सुना है? सांप देते हैं जो? यस सर। सांप क्या होता है? आयुषी? यस सर। ये अभिशप्त का मतलब क्या है? शापित। ये देखो, यस सर। शापित, ठीक है, शाप दिया हुआ। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने वो कहानी पढ़ी है शकुंतला की, दुष्यंत की? दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ी है कि नहीं? नो सर। नहीं पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी? श्रुति? सर नहीं पढ़ी? ओके, चलिए। यहाँ पर आदिम युग मतलब प्राचीन काल की, पुराने समय में। अब आज के समय में तो किसी को सांप देने की शक्ति है नहीं कि सांप दे दे और भस्म हो जाए, ठीक है? तो आदिम युग में अर्थात प्राचीन काल में किसी अभिशप्त राजकुमारी थी। जब किसी को सांप मिल जाता था, श्राप मिल जाता था, कोई ऋषि मुनि दे देते थे, तो वो चुपचाप एक तरफ बैठी रहती थी, बैठा रहता था, किसी को जिसको भी। अब अचानक हमको भी अवांछित कुछ मिल जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? दुख होगा ना, कष्ट होगा ना। तो उस प्रकार सोच विचार करती हुई राजकुमारी के लिए वही उस लेखिका ने अपने लिए भी वही विशेषण प्रयोग किया। जैसे कोई दुखी हो, दुखी आत्मा हो, उस दुखी आत्मा की तरह लेखिका भी नीचे बिखरे भारे भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। वहां पर गई, सब लोग फोटो खींचने में मशगूल थे, व्यस्त थे, लेकिन वह चुपचाप जैसे किसी गहन चिंतन की मुद्रा में हो और वहां पर पत्थरों के पास जाकर के वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। जैसे ही बहती जलधारा थी झरने की, उस जलधारा में लेखिका ने पांव डुबाया और अंदर तक वह भाव विह्वल हो गई।
कि नहीं, वास्तव में यही है वास्तविक सौंदर्य। जो लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं, वो उस दृश्य का आनंद नहीं ले रहे। उस दृश्य को वो केवल अपने में कैमरों में भर रहे हैं। मैं आनंद ले रही हूं, अंदर तक बिल्कुल मन उसका भर गया, अंदर तक भीग गई, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जो सत्य था, सौंदर्य था, वो लेखिका उसको पूरे तन मन से, हृदय से उसको अनुभूत करने लगी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। झरना किसका प्रतीक है? अनंतता का। अनंतता क्यों? क्योंकि झरना ही है जो अनंत है, कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए उसका नाम झरना है। जो निर्झर है हमेशा झरता ही रहता है, निर्झर, कभी भी उसका अंत नहीं है, उसका नाम झरना। तो क्या कहा? अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि वास्तव में यही तो जीवन है। जीवन कैसा है? जीवन का अंत है, लेकिन जो अनंत है वही तो जीवन है। जो अनंत है वही तो जीवन है। हमारा तो जीवन का अंत है, लेकिन झरने का कोई अंत नहीं है। तो जीवन ऐसा जीना चाहिए जिसका कोई अंत ना हो। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं, दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। और जितेंद्र मुझे खेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे मैम, उठिए और यहां से चलिए। लेखिका को उन दृश्यों को जैसे वो अपने अंदर भर रही थी, तो उनके अंदर की सारी तामसिकताएं, जो बुरी विचारधाराएं थी, दुष्ट वासनाएं थी, जो कुछ अच्छा बुरा वो चाहती थी, उस सारी वासनाएं, सारे विचार उस धारा में बह गई, सारा कुछ प्रवाहित हो गया। मन हुआ उनका अनंत समय तक, हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊं, इन झरनों को, आवाजों को सुनती रहूं, इस पुकार को सुनती रहूं। लेकिन जो जितेंद्र नार्गे था, उनका ड्राइवर कम गाइड, वो उठा और उनको उठाने लगा, उठिए चलिए। सक्षम, हेलो, यस सर। Yes, sir. ये सक्षम मनता, चलिए आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके। मैं अर्थात लेखिका वहां से अनमनी सी उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले मिलने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर। एक मिनट ये
ये सक्षम कौन है भाई? चलिए, और लेखिका ने जब वो वहां से उठी बहुत सारे दृश्य और देखे, मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। हेलो यस सर। हेलो, ये कौन है भाई? यस सर। हैं? दस अच्छा मैं से नहीं है। हैं? सक्षम तो इसमें जुड़ा नहीं है। सर रीनेम का ऑप्शन आता है ना सर वहाँ पे, वो तो हटा दिया मैंने रीनेम का। पता नहीं कौन है। यहाँ सक्षम तो नाम से कोई जुड़ा ही नहीं है। शुभम, शुभम कौन है? हम्म? चलिए, तो आज हम यही खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। आज यही खत्म करते हैं, फिर कल देखते हैं अगली क्लास में।